आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा नक्सल समस्या को लेकर वाद नहीं संवाद, और इस विषय में इसकी भूमिका हमारे सम्मानीय सांसद नंद कुमार साय जी ने रखी और सम्मानीय रविशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद और आतंकवाद और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका और विभिन्न विषयों पे बहुत व्यापकता के साथ अपनी सारी बातों को रखी, जिससे इस समस्या के बारे में हम सबका दृष्टिकोण स्पष्ट हो। आज इस आयोजन में उपस्थित सम्मानीय दिलीप सिंह जूदेव जी, रविशंकर जी, नंद कुमार साय जी, सम्मानीय सांसद गोपाल व्यास जी, हमारे देश के बहुत ही विभिन्न राज्यों से चुने हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, विभिन्न राज्यों के हमारे सक्रिय सांसद जिनकी भूमिका लोकसभा और राज्यसभा में रहती है, वो सभी उनकी उपस्थिति, हमारे दोनों प्रवक्ता निर्मला सीतारमण जी, शहनाज भाई, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विजयन जी, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के शाही जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग जी और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सांसदगण, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी वरिष्ठ साथीगण, वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओस और सक्रियता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका रखने वाले वो सारे जागरूक जनप्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं, युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और सभी युवा साथीगण, मुझे इस विषय को नक्सलवाद और नक्सलवाद के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारी सोच क्या है और देश और दुनिया में जिस प्रकार एक धारणाएं बनाई गई हैं, गलतफहमियां फैलाई गई हैं और जिसको लेकर एक पूरे देश में ऐसा संदेश जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक प्रकार से हिंसा का रूप लेके लोगों के ऊपर आतंक कर रही है। ये वातावरण बनाया जाता है कि हम मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ये वातावरण बनाया जाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और वहाँ के सरकारें मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बस्तर को खाली कराना चाहती है। ये वातावरण बनाने की साजिश हो रही है कि बस्तर में वही नक्सलवाड़ी या तेलंगाना के जो परिवेश या जो हालात 67 या 47, 48 में नक्सलवाड़ी तेलंगाना के क्षेत्र में थे, वैसे परिवेश छत्तीसगढ़ में हो। ये बताया जाता है कि जमींदारों का शोषण और आतंक छत्तीसगढ़ में है और लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। ये अजीब बातें हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। दिल्ली के बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े झोला लगाए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़े बड़े लोग, जिनको मैं बहुत बड़े लोग बोलता हूँ, उनका कद हमारे कद से कई गुना बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में 24 घंटे बैठने वाले लोग, जिनके सामने हम अपने आप को कई बार बौने महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात करते हैं कि यहाँ से निकल जाता है, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। और उनकी धारणा दिल्ली से बैठकर जब बनता है तो हम लोग और बस्तर के लोग, मेरे सांसद यहाँ बैठे हैं, बस्तर के हमारे सांसद बैठे हैं, वो सांसद बैठा है बलिराम कश्यप के लड़के केदार कश्यप, जिसकी भाई को इसके सामने, इसके घर के सामने बलिराम कश्यप के, दिनेश कश्यप और केदार कश्यप की उपस्थिति में चारों तरफ से घेर के गोली मार दिया गया। ऐसे मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, मैं सबका उदाहरण नहीं दूंगा, जो यहाँ बैठे हैं, जिसके परिवार वालों के साथ क्या हुआ। और उसके बाद ये भ्रम फैला जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी? बस्तर को खाली कराने के लिए कौन सा हमने
दुनिया की कंपनियों को वहाँ पे माइनिंग के लिए परमिशन दे दिया। आज तक बस्तर में 1947 से लेकर आज तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने 1 क्विंटल 1 टन भी लोहा छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं ले जाया। बस्तर में यदि कोई माइनिंग कर रहा है तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। बस्तर में छोटा मोटा काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। बस्तर के आयरन ओर का 89% शेयर यदि किसी के पास है तो इन कंपनियों के पास है। मैं कई बार मजाक में बोल देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यवहार करते हैं तो दिल्ली वाले नाराज हो जाते हैं। 6000 करोड़ यदि हर साल प्रॉफिट वहां से हो रहा है तो 6000 करोड़ का कितना रिटर्न बस्तर में जा रहा है? बस्तर वाले यही सवाल तो पूछते हैं, सवाल यही पूछते हैं। अमीर धरती के गरीब लोग कहने वाले लोग लगातार नीतियों में जिस प्रकार से एक प्रकार से इस देश का मजाक था कि आयरन ओर पे रॉयल्टी धूल से, मिट्टी से, रेत से 4 गुना कम था। 18 रुपया प्रति टन, 18 रुपीज पर टन आज से 6 साल पहले रॉयल्टी मिला करता था। तो जो 4000 का लोहा गलने की बात होता है जिसकी रॉयल्टी 18 रुपया थी, तो धरती गरीब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और उसका एक्सपोर्ट होता जाएगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। एडमडीसी का एक ही काम है, पत्थर तोड़ना, ट्रेन में डालना और एक्सपोर्ट कर देना। क्यों वहां पे खर्च नहीं होगा ये राशि? क्यों वहां के लोग जब मांग करते हैं, वहां का सांसद जब बात उठाता है कि उस एरिया के लिए उस राशि का खर्च की जाए? मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी कंपनियां जिसका व्यवहार इस प्रकार से हो और डेवलपमेंट में यदि पिछड़ेपन की कहानी दोहराते जाएंगे, कि कहानी दोहराने से काम नहीं होगा। आज हम इस दिशा में जाना चाहते हैं कि कोई बस्तर में ना कोई जमींदार है जो वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी में जो नक्सल आंदोलन चारू मजूमदार और कानू सन्याल और उस दौर के नक्सलियों ने जिस आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी, वो नक्सली आंदोलन का प्रकट रूप से पहला रूप नहीं था। पर हमेशा हम कहते हैं कि नक्सलवाड़ी से नक्सल आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो दूसरा दौर था। और उस दौर में ऐसे लोग थे जो सोचते थे नक्सल और वो वर्ग संघर्ष की बात को कहते थे, जमीन में क्रियान्वयन के लिए कुछ आदर्श को लेकर काम करने वाले उस दौर में थे। पर उसी चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने जीते जी कहा, जीते जी उनके बयान है कि नक्सलवाद अपने रास्ते से भटक गया है, ये हिंसक आंदोलन हो गया है, ये लूटपाट करने वाला गिरोह रह गया है और मैं इससे अलग होता हूं। ये बात को चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने अपने जीते जी कहा, ये रास्ते से भटक गए। जिस माओ के नाम लेकर ये माओवादी गुरिल्ला अपने आप को कहलाते हैं, उस माओ के देश में माओ को याद कौन करता है? किस दिशा में चल रहा है चाइना? और चाइना की पिछले साल जब उनकी राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई तो उसमें इस बात को कहा गया कि माओ के रहते उस देश में अराजकता की स्थिति थी और माओ के जाने के बाद सुधारवादी कदमों से चीन ने प्रगति की है। आज आर्थिक रूप से यदि ग्रोथ रेट उसका दुनिया में सबसे बेहतर है तो उनके उस क्षेत्र में किए गए कार्य। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जब कहा जाता है कि वो वर्ग संघर्ष की स्थिति जो 47 और 48 में तेलंगाना के क्षेत्र में थी, और उस समय सीपीएम के लोगों ने कहा कि सशस्त्र क्रांति से देश आज़ाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं, ये अवसर है कि चीन के तर्ज में हम यहाँ से आंदोलन शुरू करें। हिंसक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को कुचल दिया गया। उस समय के मैं किस कहानी में बताऊँ, वो पहला दौर था बंदूक की गोली से सत्ता का हस्तांतरण की सपना देखने वाले लोगों की पहली लड़ाई का, और दूसरा 67-65 से लेकर नक्सलवाड़ी में। आज वो स्वरूप छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। मगर बस्तर में कोई जमींदार नहीं है, बस्तर में कोई शोषक नहीं है। बस्तर का तो जमींदार भी हमारा ट्राइबल, वो भी तेंदुपत्ता तोड़ने जाता है, वो भी महुआ इकट्ठा करता है, वो भी सालबीज इकट्ठा करता है, वो भी झोपड़ी में रहता है। 90% जमीन ट्राइबल के हाथ में जिसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। और तो और 2 लाख लोगों को जमीन के पट्टे हमने अभी दिए इस 5 साल में, यानी उसका जमीन का पट्टा भी नहीं था। यदि सरकारें जो लगातार इस देश में काम करती रही है 1947 और 52 के बाद, यदि इन 2 लाख लोगों के पट्टे का वितरण आज से 30-40 साल पहले हो जाता, उसके ज़मीन का विकास हो जाता, उसके ज़मीन का उसको अधिकार मिल जाता,
यदि वो खेती और दूसरे काम में लग गया होता तो ये सारी बातें जो आज समस्या के रूप में दिख रही है, वो समस्या का समाधान बहुत पहले हो गया होता। और आ गया वन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में टाइगर रहेगा मगर ट्राइबल नहीं रहेगा। ये दुनिया की अजीब रीत है। दिल्ली में बैठने वालों की सोच पे दया आती, तरस आता। टाइगर के लिए तो कितना हल्ला होता है इस देश में, क्या टाइगर रहेगा? और ट्राइबल के लिए चिंता करने वाले कितने लोग हैं? मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ। उसके जमीन को उससे बेदखल कर दिया गया, उसको जमीन से उसको हटा दिया गया, उसको पट्टे देने के लिए 50 साल आज़ादी के बाद इंतजार करना पड़ा। अब उसको कहते हैं कि बंदूक क्यों उठाया? उठा लिया और उसके साथ कुछ लोग आ गए। मगर सवाल ये है कि ऐसे लोगों को जिनके हक को छीना गया, उनके साथ यदि वक्त के समय में हमने उसको डेवलपमेंट को रोका है और संस्कृति के नाम से उनको, सभ्यता से, उनको विकास से रोकने की साजिश की है, उस साजिश का रिजल्ट, नतीजा कहीं न कहीं इस रूप में सामने आया है। और इस बात का जवाब यही है कि विकास, विकास और विकास। हमारे यहाँ तो वैदिक काल से तर्क वितर्क के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, संवाद के द्वारा दुनिया के सारे झगड़े निपटने की समाधान होता था। आदि शंकराचार्य के साथ वाद विवाद की शुरुआत हुई और आदि शंकराचार्य जी एक तरफ बैठे, मंडन मिश्र एक तरफ बैठे, उनकी पत्नी जज के रूप में बैठी। कई दिनों तक वाद विवाद चला। उनकी पत्नी ने कहा मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तो उन्होंने एक माला आदि शंकराचार्य के गले में डाल दी, दूसरा मंडन मिश्रा के डाल दी। जब लौट के आती है तो उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य जी विजेता हो गए। तो बोले तुमने कैसे कह दिया, तुम अनुपस्थित थी? तो बोले मंडन मिश्रा के माले गले में जो माला था वो झुलस गया था। तो जिस वाद विवाद में गर्मी हो, झुलस हो, वो अपने आप पराजित हो जाता है। जो शांति के साथ बात करता है तो शंकराचार्य जी विजेता हुए। यहाँ तो बंदूक की गोली से, आरडीएक्स से फैसले करने वाले लोग हैं, सिरफिरे लोग, सिरफिरे। अब 21वीं सदी में कोई कल्पना करता है कि हम 18वीं सदी में लोगों को जीने को मजबूर कर दें? और उसके भी तरफदार यहां बैठे हुए लोग हैं। अभी कितने आंकड़ों के साथ बता रहे थे, वकील साहब आंकड़े ज्यादा जानते हैं, मैं पढ़ा लिखा कम। अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी वकालत करते थे, उन्होंने बता दिया इतने स्कूल, इतने हॉस्पिटल। मैं दूसरे आंकड़े बताना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर में ठीक है आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद है। लोकसभा के दरवाजे तक आ गए और बॉम्बे की गलियों में गूंज रहा है। एक ब्लास्ट होता है बॉम्बे में, पूरा दुनिया हिल जाता है। छत्तीसगढ़ में रोज ऐसे ही ब्लास्ट होते हैं, रोज होते हैं। एक 50 किलो के आरडीएक्स से पूरा देश हिल जाता है। वहां की पूरी सड़कें आरडीएक्स से भरी हुई है, जिसमें मैं चलता हूं, ये चलते हैं, सब चलते हैं, मेरे सांसद चलते हैं। इनको मालूम है कि इसके नीचे आरडीएक्स है। कब किसका बटन दबा के क्या होगा कोई नहीं जानता। और हमें जानकर भी इनके खिलाफ खड़े हुए हैं हिम्मत के साथ, साहस के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी से बड़ी ताकत और प्रजातंत्र को कोई हरा नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास डेमोक्रेसी में लड़ने वाले लोगों का, ये कभी पराजित होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ सिरफिरे लोग इतने बड़े देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को बंधक बना नहीं सकते। ये हमारा और आपका सबका दृढ़ विश्वास है। और ये देश में उपजी हुई परंपरा है। ये गांधी का देश है, सुभाष का देश है, महावीर का देश है। या हिंसा का कोई नाम ही नहीं हो सकता। और हिंसा फैलाने वाले क्षणिक रूप से जरूर उनको लगता है कि हमें कुछ सफलता मिली, पर इससे सफलता मिलने का, क्योंकि बस्तर के पूरे लोग, सरगुजा के पूरे लोग, 98% लोग इनके विरोध में है। जो इनके साथ दिखते हैं इनकी बंदूक की वजह से दिखते हैं। जिस दिन हमारी बंदूक मजबूत हो जाएगी, पूरा बस्तर के लोग शांति और विकास करेंगे। ये पलायन करते हैं, क्यों आते हैं? क्यों ये पुलिस थाने के आसपास में आके 20,000, 30,000, 40,000 लोग, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बार बार हमको कोर्ट, हाई कोर्ट में, नीचे के न्यायालय में आना पड़ता है, कैंप क्यों बनाए गए? दुनिया का सिर्फ एक कौम है, पूरे दुनिया के इतिहास आप देख लें, और एक जात है आदिवासी ट्राइबल जो कभी पलायन नहीं करता। पूरे दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीका तक, कहीं भी ट्राइबल कभी पलायन नहीं करता।
उसको अच्छा लगता है साल के पेड़, सैगून के पेड़, महुआ की खुशबू, आंवला, हर्रा, बहरा, अश्वगंधा, जटामाछी